आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में दैट इज फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एंड फेमिनिज्म। इसके अंदर हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे जो पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं देने वाला है। हमारा जो टारगेट है वो है यूजीसी नेट जेआरएफ, जिसके लिए हम सारी चीज़ें बहुत डीपली कवर करेंगे। फॉर दैट पर्पस हम फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन दोनों टॉपिक्स को अगर हम कवर करना चाहते हैं, ये लगता है हमें काफ़ी छोटा सा है। अगर आप पीटर बेरी की बुक पढ़ोगे तो कुछ पेजेस के अंदर 9 to 10 पेज 20 पेजेस के अंदर उन्होंने इसे एक्सप्लेन कर दिया है, बट ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बहुत ज़्यादा डीप ले जाऊंगा, इसलिए फॉर दैट पर्पस वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर थ्योरी इन डिफरेंट पार्ट्स। तो आज पार्ट 1 में हम कुछ डिस्कस करेंगे, वो मैं बताता हूँ क्या क्या करेंगे। उससे पहले एक नोट है आपके लिए, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन नॉलेज प्लीज टेक योर पेन नोटबुक एंड लिसन प्रॉपर्ली व्हाट आई से। जो भी मैं बोलता हूँ दैट इज क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, दैट इज डीप अंडरस्टैंडिंग, वो आपको हर जगह हेल्प करेगा। नोट्स के लिए आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, आप ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, बट दैट विल नॉट हेल्प यू, क्योंकि आपको अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो नोट्स भी आपके काम के नहीं है। नोट्स आपके साथ बनाओ अगर आपको रियलिटी में यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो ये 7 टॉपिक्स हैं। सीधा डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, मैं काफ़ी डीप चला जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एक्चुअल में ये जो टर्म है ना, ये हमें सुनने को मिलता है कुछ अभी आसपास के टाइम पीरियड से, है ना, 20th सेंचुरी 19th सेंचुरी के आसपास से। लेकिन ये फेमिनिज्म जो है, फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ये दोनों टर्म थोड़े से डिफरेंट है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एग्जामिन करता है कि कैसे लिटरेचर पोर्ट्रे करता है जेंडर रोल्स को। पोर्ट्रे का मतलब किस तरीके से वो दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, शो करता है कि जेंडर रोल्स और पेट्रियार्कल जो नॉर्म्स हैं वो किस तरीके से सोसाइटी में एम्बेडेड हैं, किस तरीके से सोसाइटी के अंदर उनके थ्रू एक ऑपरेशन हो रहा है, किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, एक पर्टिकुलर जेंडर के साथ भेदभाव हो रहा है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म लिटरेचर के अंदर उसे एग्जामिन करता है, ठीक है। लेकिन ये जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है ये डीपली कनेक्टेड है फेमिनिज्म से और इसके जो हिस्टोरिकल स्ट्रगल हैं जेंडर इक्वलिटी के बारे में उससे। लिटरेचर जो कि हम मानते हैं कि लिटरेचर एक कहानियाँ सुनाने का या कहानियाँ अच्छी से जानने का या सोसाइटी के रिफ्लेक्शन का एक टूल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जेंडर आइडियोलॉजीज को शेप करने के लिए भी एक बहुत अच्छा टूल बन सकता है। तो जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है एक लिटरेरी अप्रोच है जो ये एनालाइज करता है कि लिटरेचर जेंडर रोल्स को कैसे रिप्रेजेंट करता है और पेट्रियार्की को चैलेंज भी करता है। पेट्रियार्की वो सिस्टम होता है जहाँ पर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, जहाँ पर मर्दों की बात ज़्यादा चलती है, मर्दों के साथ ज़्यादा हमदर्दी होती है या उनके डिसीजंस के साथ ज़्यादा ओपिनियंस होते हैं और वही फाइनलाइज करते हैं किसी भी फाइनल कॉन्टेक्स्ट को या किसी भी डिसीजन को। ऐसी सोसाइटी को हम पेट्रियार्कल कहते हैं। पेट्रियार्कल का मतलब हो गया जहां मर्द प्रधान है, ठीक है। इसकी अपोजिट एक सोसाइटी होती है जिसे हम मैट्रियार्कल कहते हैं, जो आजकल तो देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कुछ जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो प्रजातियां हैं जो जंगलों में रहती हैं, या कुछ ऐसी जो सोसाइटीज़ हैं जिसमें मैट्रियार्की देखने को मिलती है, वहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं वो हेड होती हैं अपनी सोसाइटी की या अपने अपने एरिया की या अपने फैमिली की। तो दैट इज़ अ मैट्रियार्कल कॉन्सेप्ट। अभी हम पेट्रियार्कल कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि फेमिनिज्म हमेशा से पेट्रियार्कल कॉन्सेप्ट के साथ ही एक कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट फोर्स के तौर पर काम करता है, ठीक है। तो चलिए ये जो फेमिनिज्म की आइडियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल जो स्ट्रगल्स हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं। लिटरेचर सिर्फ सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन नहीं होता है, बल्कि ये एक्टिवली जेंडर आइडियोलॉजीज को शेप भी करता है। यानी कि हम जेंडर के बारे में क्या सोचते हैं, अगर आप लिटरेचर पढ़ोगे तो आपके पर्सपेक्टिव्स पूरे बदल जाएंगे। जब आप लिटरेरी थ्योरीज पढ़ोगे तो आपके पर्सपेक्टिव किसी भी चीज़ को देखने के पूरी तरह से बदल जाएंगे। नॉट अबाउट ओनली जेंडर, नॉट अबाउट ओनली सोसाइटी। अब डिफरेंट लिटरेरी थ्योरीज पढ़ोगे, आपके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे अबाउट एवरीथिंग। आपका लाइफ जीने का तरीका ही चेंज हो जाएगा, आपका आर्ग्यू करने का, आपका किसी को क्रिटिसाइज करने का, आपको किसी को जज करने का पूरा पर्सपेक्टिव, पूरी सोचने की शक्ति, पूरी सोचने की क्षमता चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म और फेमिनिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट का एम सिर्फ लीगल और पॉलिटिकल इक्वलिटी तक सीमित नहीं था, बल्कि लिटरेचर जैसे मीडियम्स के जरिए या लॉ के जरिए या मीडिया के जरिए सोसाइटी को जो थिंकिंग पैटर्न्स है उसके अंदर चेंज लेकर आने का, उसे बदलने का एक एम था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, जो भी मैंने स्लाइड पर दिया हुआ है वो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। मेल जो पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन है लिटरेचर में, वो ज़्यादातर हमने देखा है कि वो बहुत फिल्टर्ड होता है थ्रू मेल पर्सपेक्टिव्स। मेल पर्सपेक्टिव्स का मतलब है कि अगर आप कोई स्टोरी सुनते हो या पुरानी कहानियाँ सुनते हो या किसी मेल के द्वारा किसी औरत के बारे में लिखा गया है, तो आपको ऑब्वियसली एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा थ्रू द लेंस ऑफ मेल, है ना। अगर एक फीमेल किसी कैरेक्टर के बारे में लिखती है और उसी सेम कैरेक्टर के बारे में कोई मेल लिखता है, तो दोनों के कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। इट्स बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट, इट्स बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। तो मेल पर्सपेक्टिव जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा मिस रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट फीमेल एक्चुअली इज। सिमिलर गोज विद द फीमेल, बट फीमेल्स के अंदर एक कैपेसिटी होती है टू अंडरस्टैंड इमोशंस, टू एक्ट सॉफ्ट।
तो वो उन चीज़ों को कहीं हद तक एब्जॉर्ब कर पाती हैं, लेकिन मेल्स के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है। एंड इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी उनकी जो सोच होती है बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होती है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होती है, बहुत पिछड़ी हुई होती है, या हम कहें कि बहुत ज़्यादा नॉर्म्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल की जाती है, जिसकी वजह से उनकी सोच काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है और बहुत ब्रॉड नहीं सोच पाते। आप बड़े से बड़े राइटर्स के बारे में जब पढ़ोगे ना, तो आप शॉक हो जाओगे कि इनका इतना नाम है, लेकिन दे आर बायस्ड इन देयर अप्रोचेस, इन देयर पर्सपेक्टिव्स। और ऐसा देखने को मिलता है, और फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ने उसी चीज़ को चैलेंज किया। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में। देखो, एक वुमेन्स मूवमेंट होता है और एक फेमिनिस्ट थॉट निकल कर आता है। फेमिनिस्ट मूवमेंट जो था वो 1960s में स्टार्ट हुआ, लेकिन जो थॉट्स थे फेमिनिज्म के बारे में जो धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे, उनके बारे में वो थॉट्स दोबारा से रिन्यू हो रहे थे। यानी कि ये बिगिनिंग नहीं थी, ये उन थॉट्स का रिन्यूअल था, उनका दोबारा से डिस्कशन था एक बड़े कॉन्सेप्ट पर, एक बड़े मंच पर, एक बड़े स्टेज पर, जहाँ पर इसको ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो 1960s का जो वुमेन्स मूवमेंट था वो सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने लिटरेचर को और आर्ट को भी डीपली इन्फ्लुएंस किया था। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ने ये एनालाइज करना शुरू किया कि लिटरेचर सिर्फ एक कहानी सुनाने का मीडियम नहीं बन सकती, बल्कि ये एक आइडियोलॉजिकल टूल है, एक तरीका है, एक ऐसी इन्फ्लुएंशियल, एक ऐसी प्रभाव डालने वाली चीज़ है जो समाज की सोच को बदल सकती है। जो जेंडर रोल्स का मतलब क्या है कि आपके जेंडर के हिसाब से आपको रोल असाइन किए गए हैं सोसाइटी में। जैसे अगर आप मेल हो तो आपको बाहर जाकर काम करके कमा के लाना है और अपनी फैमिली को चलाना है। अगर आप फीमेल हो तो आपको किचन में खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना है, अपने पति की विशेष पूरी करनी है, सास ससुर की सेवा करनी है। ये जो सोसाइटी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ये होते हैं जेंडर रोल्स। और जेंडर रोल्स के पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक्स भी होते हैं, लेकिन मेजरली हमने देखा है कि जितने भी जेंडर रोल्स फ्रेम किए गए हैं ये फीमेल्स को दबाने के लिए, उनको इस तरीके से कंडीशन करने के लिए कि वो कभी अपनी आवाज़ उठा ही ना पाएँ, और उनको दबाने में, उनको एज अ सब्जेक्ट यूज़ करने में मेल का जो ईगो होता है वो सेटिस्फाई होता है। तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म उसी चीज़ को क्रिटिसाइज करता है कि किस तरीके से जो जेंडर रोल्स हमारे बना दिए गए हैं सोसाइटी में, वो किस तरीके से फीमेल्स को ऑप्रेस करते हैं, मार्जिनलाइज करते हैं, और उन्हें कैसे उन भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इस मूवमेंट का ना एक मेजर फोकस ये था कि महिलाओं के लिखे गए लिटरेचर को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाए और उनकी राइटिंग्स को एक इंडिपेंडेंट लिटरेरी ट्रेडिशन माना जाए। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का ये भी मानना था कि लिटरेरी कैनन का मतलब होता है कि एक कैटेगरी, जैसे अगर आप किसी शॉप में जाते हो, मान लो आप किसी क्लोथिंग स्टोर में जाते हो जहाँ पर कपड़े मिलते हैं, तो वहाँ पर दो सेक्शन होते हैं, एक मेल सेक्शन, एक फीमेल सेक्शन, है ना। मेल सेक्शन में मेल वाले कपड़े मिलेंगे, फीमेल सेक्शन में फीमेल वाले कपड़े मिलेंगे। तो वैसे ही लिटरेचर के अंदर कैनन का मतलब है कि एक कैटेगरी सेट कर देना। तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ये बोलते हैं कि जो फीमेल्स के लिए एक कैटेगरी होती है, यानी कि फीमेल्स की जो राइटिंग की एक अलग कैटेगरी है, एक अलग कलेक्शन है, उसको भी अलाउ किया जाना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि मेल ही मेल लिख रहे हैं, उन्हीं की राइटिंग्स पब्लिश हो रही हैं, फीमेल्स को भी मेल्स की राइटिंग पढ़नी पड़ रही है। और फीमेल्स जब कभी भी ट्राई करती थी लिखने के लिए तो उनको इग्नोर कर दिया जाता था, या रिजेक्ट कर दिया जाता था, या उनकी राइटिंग्स को सेकेंडरी माना जाता था, उन्हें उतना अच्छा नहीं माना जाता था। तो कई बार हमने देखा कि जो फीमेल्स थी, जो उस टाइम पीरियड में लिखना स्टार्ट करती हैं, वो जो लिटरेचर में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती हैं, तो वो डायरेक्टली नहीं दे पाती थी। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया कि वो स्यूडोनेम यूज़ करने लगी, वो पेन नेम चेंज करके अपनी जो लिटरेचर थी उसे पब्लिश कराने लगे। मतलब लिख कोई फीमेल रही है और उसे मेल के नाम से पब्लिश कराया जा रहा है। तो इस तरीके की टेक्निक्स भी यूज़ करें ताकि एक आवाज़ बाहर निकल के आ पाए, एक कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आ पाए, सोसाइटी उसके बारे में जागरूक हो पाए। तो वैसे ही फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ये मानते हैं कि एक लिटरेरी कैनन फीमेल्स के लिए भी होना चाहिए, और मतलब क्लासिकल और इंपॉर्टेंट बुक्स का एक कलेक्शन जो होता है वो होना चाहिए। अक्सर सिर्फ मेल राइटर्स तक सीमित था ये लिटरेरी कैनन, तो फिर महिलाओं की राइटिंग्स को या तो इग्नोर कर देते थे या फिर उसे वही बोला सेकेंडरी मानते थे। तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म बोलते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे लिए भी एक अलग चीज़ होनी चाहिए। फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म सिर्फ लिटरेचर को एनालाइज करने की एक टेक्निक नहीं है, ठीक है, बल्कि ये एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट भी है जो लिटरेचर के माध्यम से जेंडर इक्वलिटी की तरफ बड़ा कदम उठाता है। इसके जरिए रोल्स और पेट्रियार्की, जेंडर रोल्स और पेट्रियार्की को एनालाइज किया जाता है। ये वुमेन के रिप्रेजेंटेशन पर फोकस नहीं करता सिर्फ, बल्कि ये भी देखता है कि किस तरह लिटरेचर और सोशल स्ट्रक्चर या फिर पावर डायनेमिक्स को शेप किया जा रहा है। 1960s के बाद फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ने एक स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट का रूप ले लिया, लेकिन इससे पहले भी इसके बारे में बात हो रही थी। तो 1960s में से इतना हुआ कि उसे एक स्टेज मिल गया, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म मिल गई, एक आंदोलन का रूप मिल गया अच्छे से। अब इसके बाद हम कुछ फेमस राइटर्स के नाम देखते हैं जिन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया और इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अभी हम बात करते हैं मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट की। इन्होंने लिखा था अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, 1792 में लिखा था, ठीक है। और हम क्या बात कर रहे हैं कि 1960 से फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, है ना, फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ। तो देखो 1792 में उन्होंने ये राइटिंग लिख दी। इसका मतलब कितना पुराना थॉट था जो ये दबा हुआ था, धीरे धीरे आगे आया, ठीक है। तो मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट जो थी, इन्होंने इस किताब में क्या लिखा, ये एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये पहली बड़ी किताबों में से एक थी जो वुमेन के एजुकेशन और इक्वल राइट्स को एडवोकेट कर रही थी। वोल्स्टोनक्राफ्ट ने मेल राइटर जैसे जॉन मिल्टन हो गए, अलेक्जेंडर पोप हो गए या रूसो हो गए, इनको क्रिटिक किया और उनके पेट्रियार्कल बायसेस को एक्सपोज किया। मैंने अभी आपको बोला था कि बहुत सारे अच्छे बड़े राइटर्स ऐसे थे जो बहुत फेमस थे, बट उनके पेट्रियार्कल सोच थी, उनकी जो थॉट प्रोसेस थी वो थोड़ी सी एक बायस थी। तो उनमें से ये नाम भी आते हैं, जैसे जॉन मिल्टन हो गया, रूसो हो गए, अलेक्जेंडर पोप हो गए, है ना।
इस किताब का जो मेन आर्गुमेंट था वो ये था कि अगर औरतों को भी अच्छे एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो वो भी सोसाइटी में उतना ही इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, ठीक है। और इस किताब ने ना फेमिनिस्ट थॉट के लिए एक इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन प्रोवाइड कर दिया, एक सरफेस बना दिया, एक बेस बना दिया जहाँ से फेमिनिस्ट या फेमिनिज्म मूवमेंट स्टार्ट हो सकता था, ठीक है। वुमेन का जो एम्पावरमेंट है उसका डायरेक्ट लिंक इन्होंने सबसे स्मार्टली क्या किया कि एजुकेशन से जोड़ दिया। अब जब एजुकेशन मिलना स्टार्ट हो जाती है तो पार्टिसिपेशन हर जगह बढ़ जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। ये फेमिनिस्ट लिटरेचर के अर्ली क्लासिक्स में से एक मानी जाती है जो इनकी राइटिंग है। फिर ओलिव स्क्रीनर आती हैं जिन्होंने वुमेन एंड लेबर लिखा 1911 में, ठीक है। इस किताब ने ना वुमेन की इकोनॉमिक और लेबर स्ट्रगल्स को एक्सप्लोर किया। स्क्रीनर का मानना ये था कि जो जेंडर रोल्स है ना वो बायोलॉजिकल नहीं है। जेंडर रोल्स कौन डिसाइड कर रहा है? सोसाइटी डिसाइड कर रही है, तो बायोलॉजिकल नहीं है। आप पैदा हो गए हो अगर मेल तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप सिर्फ कमाने के लिए पैदा हुए हो। आप हो सकता है रेस्ट के लिए, आप किचन के लिए, क्योंकि बहुत सारे शेफ्स आप देखते हो जो मेल हैं, है ना। तो ज़रूरी तो नहीं था कि वो सिर्फ 9 to 5 जॉब के लिए पैदा हुए थे, नहीं, वो सोसाइटी ने इस तरीके से बनाया था, है ना। तो जेंडर रोल्स क्या है? बायोलॉजिकल नहीं है, नेचुरल नहीं है, ये क्या है? सोशली कंस्ट्रक्टेड है। तो जेंडर रोल्स जो हैं वो किसने बनाए हैं? सोसाइटी ने बनाए हैं। इन्होंने क्या किया कि वुमेन को इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बना दिया ऑन द हस्बैंड, ऑन द मेल्स ऑफ सोसाइटी, कि पति कमा के लाएगा, वाइफ उनसे पैसे मांगेगी एक एक चीज़ के लिए, फिर उनमें झगड़ा होगा। तो इस तरीके से फीमेल्स को उन्होंने क्या कर दिया कि डिपेंडेंट बना दिया, है ना। ये बुक एक फेमिनिस्ट सोशलिज्म और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बनती है। इससे जेंडर इनइक्वलिटी और इकोनॉमिक ऑपरेशन के बीच का कनेक्शन भी हाईलाइट होता है और वुमेन का लेबर और वर्क फोर्स में रोल पर एक नया पर्सपेक्टिव देखने मिलता है कि प्लीज़ अलाउ देम टू बी involved in every field like in jobs, in politics, in society, in decisions, everything। तो इन्होंने क्या किया कि उस चीज़ को एक्सप्लोर किया, उस चीज़ को आगे पुश किया। वहीं वर्जीनिया वुल्फ आती हैं जिन्होंने अ रूम ऑफ वन्स ओन लिखा। इन्होंने आर्ग्यू किया कि अगर एक औरत को ग्रेट लिटरेचर लिखना है ना तो उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और एक प्राइवेट स्पेस होना ज़रूरी है ना, ताकि वो सोच सके, लिख सके और अपने आप को प्रमोट भी कर सके। ये बुक वुमेन के क्रिएटिव पोटेंशियल और उनके ऊपर इम्पोज सोशल रेस्ट्रिक्शंस को एनालाइज करती है ना। और वुल्फ ने हाईलाइट किया कि कैसे हिस्टोरिकल और सोशल लिमिटेशंस की वजह से औरतें लिटरेचर और आर्ट में पीछे रह जाती हैं। तो इनका जो ये वर्क है ना एक फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म की एक फाउंडेशनल टेक्स्ट बनती है जो ये आर्ग्यू कर रहा है कि औरत के पास उसका स्पेस होना चाहिए, उसके पास अपनी पैसों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए ताकि वो अपने लिए काम कर सके, अपनी ग्रोथ के लिए काम कर सके और वो भी मेल्स की तरह अपना नाम कमा सके, है ना। और वुमेन के इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव फ्रीडम के बारे में भी ये बात कर रही है, यानी कि भाई ज़रूरी थोड़ी ना है कि मेल्स ही सिर्फ लिखना जानते हैं, फीमेल्स भी तो लिखना जानती हैं, फीमेल्स भी तो सारे काम करना जानती हैं। ज़रूरी नहीं है मेल्स ही सारे जैसे वो प्रोवाइडर की तरह काम करें और फीमेल्स नर्चरर की तरह काम करें, ऐसा नहीं है। मेल्स भी रोल्स रिवर्स किए जा सकते हैं, मेल्स भी किचन में काम कर सकते हैं, फीमेल्स कमा कर ला सकती हैं। तो ये टोटली क्या है? सोसाइटी के द्वारा कंस्ट्रक्टेड थिंग्स है, ये बायोलॉजिकली नहीं है और इनके लिए फ्रीडम मिलना चाहिए, उन्हें क्रिएटिव फ्रीडम मिलना चाहिए कि लिखने की उन्हें आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। और वुल्फ ने ये भी हाईलाइट किया कि कैसे हिस्टोरिकल और सोशल लिमिटेशंस की वजह से जो औरतें हैं ना वो इस तरीके से ऑप्रेस हो गई जिसकी वजह से वो लिटरेचर में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाई। तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में एक नया डिस्कोर्स शुरू किया जिसमें जेंडर और क्रिएटिविटी के बीच में एक संबंध स्थापित कर दिया इसने, वर्जीनिया वुल्फ ने। फिर आती हैं साइमन डी बुवेयर। अब देखो साइमन डी बुवेयर जो है इनकी जो राइटिंग है ना द सेकंड सेक्स बहुत ब्रिलियंट है। एक और राइटर है जूडिथ बटलर, जेंडर ट्रबल्स इन्होंने लिखा, वो भी ब्रिलियंट राइटिंग है। उनके बारे में जितने भी हम यहाँ पर वर्क देख रहे हैं इनकी डिटेल्ड जो एनालिसिस है वो हम अलग अलग लेक्चर्स में करेंगे जब हम दूसरे पार्ट पर आएंगे, दूसरे मॉड्यूल पर। अभी हम लिटरेरी थ्योरी कवर कर रहे हैं तो सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो सेकंड सेक्स है ना ये एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है मॉडर्न फेमिनिज्म के लिए। कैसे? देखो ये क्या करता है, ये क्रिटिकली एनालाइज करता है कि जो लिटरेचर है और सोसाइटी है उसने वुमेन और अदर का रोल कैसे बनाया, ठीक है। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या कैसे सोसाइटी लिटरेचर में वुमेन को और एक अदर की तरह कंस्ट्रक्ट करता है। यानी कि देखो सिंपली समझते हैं कि एक है मेल और एक है फीमेल, एक है मैन एक है वुमेन। मैन ने राइटिंग लिखी, इट्स गुड। फीमेल ने राइटिंग लिखी, वुमेन ने राइटिंग लिखी, ओके। राइटिंग लिखी किसी ने लिखी, उसे हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि फीमेल ने लिखी या वुमेन ने लिखी, नहीं, हाँ राइटिंग लिखी किसी ने लिखी, उसे हम अदर की तरह कर रहे हैं डील उसके साथ, उसको इक्वलिटी के तौर पर हम नहीं देख रहे हैं। इस किताब में डी.एच. लॉरेंस, बैल्जैक, स्टेंडल जैसे मेल राइटर्स के बारे में बात की गई है और एनालाइज किया गया है, बताया गया है कि कैसे उनकी राइटिंग्स में वुमेन को सबऑर्डिनेट दिखाया गया है। सबऑर्डिनेट मतलब जो सर्विस कर सकती हैं, सिर्फ उसके लिए हैं, जो किसी मेल के लिए एक सब्जेक्ट टू यूज़ है। तो फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब होता है कि आप अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। कि जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपको सवाल आ रहा है कि मैं क्यों हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ, मेरा मकसद क्या है, मोटो क्या है इस लाइफ में, मुझे क्या अचीव करना है, ऐसे क्वेश्चन जब आए ये होता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या एग्जिस्टेंशियल फाइंडिंग। तो वैसे ही फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का एक मेजर टेक्स्ट बनता है साइमन डी बुवेयर का द सेकंड सेक्स। ये आर्ग्यूमेंट करता है कि औरत पैदा नहीं होती है बल्कि बनाई जाती है। मतलब समझ रहे, सोसाइटी कंस्ट्रक्ट कर रही है औरत को,
मतलब शर्माना है, कौन सिखा रहा है? सोसाइटी, है ना? बचपन से कि तुम लड़की हो, लड़की की तरह रहा करो, तुम लड़के हो रोते नहीं हैं, बाहर बाहर जाओगे तो और लड़की 8 बजे से पहले घर आनी चाहिए और लड़का कभी भी आ सकता है। तो ये जो डिफरेंसेस है कौन क्रिएट कर रहा है? दिस इज़ क्रिएटेड बाय हूम? द सोसाइटी, द फीमेल्स। अच्छा, एक और एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि हमने फीमेल्स को उस तरीके से कंडीशन कर दिया है कि फीमेल्स ही फीमेल्स के अगेंस्ट काम कर रही हैं। एक माँ अपनी बेटी को हद में रहना सिखा रही हैं और अपने बेटे को कोई हद नहीं सिखा रही हैं। तो यहाँ पर दोनों को डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है, आज भी किया जाता है ना? आप अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से कोई जॉब चूज़ नहीं कर सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से कोई करियर चूज़ नहीं कर सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से कोई कोर्स ईज़िली चूज़ नहीं कर सकते हो, है ना? आज भी ये प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब क्या है? फीमेल्स हैं तो उन्हें आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, मेल्स हैं तो उन्हें साइंस लेना है ना? हर जगह डिवीज़न है, हर जगह। और जैसे किसी के नेचर, किसी कैरेक्टर के बारे में बात करो कि जो लड़की सूट सलवार पहन रही है, साड़ी पहन रही है या जो अपने ट्रेडिशनल वेयर कर रही है, दैट गर्ल इज़ संस्कारी। एंड जो लड़की मॉडर्निटी को भी फॉलो कर रही है, दैट इज़ नॉन संस्कारी। तो ये कोई डिवीज़न तो नहीं हो सकता क्योंकि लड़के हैं वो आज धोती कुर्ता पहनकर तो नहीं घूम रहे हैं इंडिया में। ऑल आर वियरिंग वेस्टर्न शर्ट्स, पैंट्स और आजकल तो रिग्ड जीन्स, जो फटी हुई जीन्स जिसे कहते हैं, वो पहनते हैं। तो दीज आर नॉट जस्ट, बट फीमेल अगर ऐसा करती है तो दैट इज़ जस्ट। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये सोसाइटी में जो डिफरेंस है, दैट इज़ व्हाट फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म टॉकिंग अबाउट। और फेमिनिज्म इसी से लड़ता है, इसी से लड़ रहा है। तो बहुत डीपली अंडरस्टैंड करने के बाद हम ये चीज़ें समझ पाएंगे, है ना? अब इसमें कुछ मेल कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी थे, जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल और फ्रेडरिक एंजल्स। देखो, जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। सब्जेक्शन का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को सिर्फ ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि वो एक निर्जीव सब्जेक्ट है और हमारे यूज़ के लिए है ना? तो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, तो इस मिल ने ना वुमेन की लीगल और सोशल इक्वलिटी के लिए आर्ग्यू किया। उन्होंने इसके बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पैट्रियार्की जो है वो कैसे वुमेन को सबॉर्डिनेट, सिर्फ ट्रेडिशन पर बेस्ड, कोई नेचुरल ऑर्डर नहीं है। इस सब के बारे में क्रिटिसाइज़ किया। उनका मानना था कि अगर वुमेन को भी सेम एजुकेशन और राइट्स मिले तो वो भी सोसाइटी में इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। ये 19th सेंचुरी फेमिनिज्म के लिए एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल सपोर्ट बना, क्योंकि कोई मेल सामने आया जिसने अपने बारे में खुल के बोला कि आई एम फेमिनिस्ट, मैं फीमेल्स के राइट्स के बारे में बात करना पसंद करूंगा और उनके बारे में बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल और लीगल राइट्स के पर्सपेक्टिव से भी फेमिनिस्ट थॉट को इस वर्क ने सपोर्ट किया। और वुमेन सफरेज मूवमेंट जो था, एक मूवमेंट था वुमेन सफरेज, जो राइट्स के लिए एक मूवमेंट था, है ना, अधिकारों के लिए, उसको भी इस राइटिंग ने इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है जॉन स्टुअर्ट मिल का द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। ठीक है, फिर आते हैं फ्रेडरिक एंजल्स। इन्होंने लिखा द ओरिजिन ऑफ द फैमिली। एंजल्स ने कैपिटलिज्म और वुमेन के ऑपरेशन के बीच करेक्शन स्टैब्लिश किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस सिस्टम ने वुमेन को इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बना दिया। देखो, लॉ के अंदर आज लीगली आप देखोगे तो फीमेल, जैसे अगर किसी पिता के पास अच्छी खासी ज़मीन है या कितनी भी ज़मीन है और उसके पास 2 बेटे और 1 बेटी है, तो ये मान लिया जाता है कि उस ज़मीन के 2 हिस्से होंगे, तीसरा हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि शादी होगी, बेटी अपने घर चली जाएगी, अपने घर चली जाएगी। मतलब जहाँ वो पैदा हुई वो उसका अपना घर नहीं माना जा रहा है। जहाँ वो शादी करके जाएगी, जहाँ वो अननोन लोगों से, स्ट्रेंजर लोगों से 2-3 मीटिंग के अंदर जिनसे मिलेगी, वो उसके लिए अपना घर हो जाएगा, है ना? तो ये बेसिकली वहाँ से स्टार्ट होती है थिंकिंग। अब उस ज़मीन के 2 हिस्से होंगे। अब इसी ने उस वुमेन को इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया, क्योंकि उन्होंने उसे डिपेंडेंट कर दिया कि भाई तेरा तो इसमें अधिकार है नहीं, अब तू अपने पति के भरोसे है। अगर आज लीगली तो वो चीज़ें हैं, लेकिन सोसाइटी में वो नहीं होती हैं। कोई ज़मीन है तो वो फीमेल्स को तो नहीं दी जा रही है पिता के द्वारा, वो अपने दोनों बेटों को दी जा रही है ना? तो यही ये बोल रहे हैं फ्रेडरिक एंजल्स की इस चीज़ ने भी उन्हें डिपेंडेंट बना दिया। उन्होंने मतलब सोसाइटी के इस कंस्ट्रक्ट ने, लीगल और पॉलिटिक्स के सिस्टम ने इसे बहुत ज़्यादा हार्म किया है, फीमेल्स की अथॉरिटी को। तो हमने देखा कि ये सभी वर्क्स ना फेमिनिस्ट थॉट और क्रिटिसिज्म को डेवलप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे वुमेन्स राइट्स और जेंडर इक्वलिटी के लिए कोई थ्योरेटिकल बेस प्रोवाइड नहीं करते हैं, बल्कि लिटरेचर को सोसाइटी और इकोनॉमी के बीच के कनेक्शन को भी समझाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, जो है फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म और 1960s का जो वुमेन्स मूवमेंट था। ठीक है, देखो बहुत टाइम मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत डीपली समझा पाऊँ। अगर आप पेशेंसफुल हो, अगर आप अपने मतलब करियर को परस्यू करना चाहते हो और ज़्यादा समझना चाहते हो, तो प्लीज़ बियर विद मी टिल लास्ट, क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट्स मिलने चाहिए, जो क्लियरिटी के साथ चीज़ें मिलनी चाहिए, वो यही मिलेंगी और इसी तरीके से दी जाएंगी। आपको मैं डाइवर्ट नहीं कर सकता हूँ छोटी छोटी समरी के लिए, क्योंकि दिस इज़ द कोर्स टारगेटेड फॉर नेट एंड JRF, और वहाँ पे बहुत डीप क्वेश्चंस आते हैं। अभी भी अगर मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ ना, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है। जो बुक्स होती हैं उन्हें पढ़ना है, तभी आपका JRF या नेट अच्छे तरीके से होगा और आप एक अच्छे प्रोफेसर बन सकते हो, है ना? या अगर आपको कोई भी नॉलेज लेनी होती है ना, तो उसे गहराई से समझो, ताकि आपकी जो सोचने का तरीका है वो चेंज हो जाए। तो जो लिटरेरी रूट्स है ना फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की, वो 1960s के फेमिनिस्ट मूवमेंट ने लिटरेचर को एक पावरफुल मीडियम मतलब माना और जो जेंडर रोल्स थे उसको शेप करने की कोशिश की। इस मूवमेंट का मेन एम था कि पैट्रियार्कल जो लिटरेरी नॉर्म्स थे उनको चैलेंज करे और उनको क्वेश्चन करे कि क्यों फीमेल्स को उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, क्यों फीमेल्स को उनकी अथॉरिटी नहीं मिल रही है, उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, क्यों? ये क्वेश्चन करता है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। ठीक है, लिटरेचर हमेशा फेमिनिज्म का एक सेंट्रल पार्ट रहा है।
ये सिर्फ एक एक्सटेंशन नहीं है, समझ रहे हो, बल्कि फेमिनिस्ट एक्टिविज्म का एक इसेंशियल एलिमेंट है, एक तरीका है, एक टूल है, जिसके थ्रू यूटिलाइज किया लिटरेचर को अपने आइडियाज़ को आगे बढ़ाने के लिए, पुश करने के लिए, है ना। क्योंकि देखो, अगर आप अपनी ट्रेडिशन के, आप अपने कल्चर के बारे में जानते हो, क्यों जानते हो? बिकॉज ऑफ द स्टोरीज यू लिसन्ड और बिकॉज ऑफ द बुक्स यू हैव रेड। और देखो, जब भी आप महाभारत के बारे में जानते हो, रामायण के बारे में जानते हो, या हनुमान जी के बारे में, शिव जी के बारे में, ये किसी भी गॉड के बारे में, किसी कल्चर के बारे में आप जानते हो, होली के फेस्टिवल, दिवाली के फेस्टिवल, इनके बारे में जानते हो, कैसे? क्योंकि आपके पास इनका एक लिटरेचर है, चाहे वो ओरल हो या फिर वो रिटन हो। रिटन ऐसे होता है कि आपके पास महाभारत है, गीता है, रामायण है, और भी कई सारे स्क्रिप्चर्स हैं, वेदास हैं, उपनिषद हैं। लेकिन ओरल कैसे होता है कि आपके दादाजी ने कोई आपको कहानी सुनाई थी बचपन में, आपके पिताजी आपको कहानी सुनाए थे, आपकी नानी ने कहानी सुनाई थी, वो आपके माइंड में आज भी है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि ये टूल बनता है लिटरेचर एक, ताकि आपको आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं, वो फ्रेम कर सके। वैसे ही फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ने उस टूल का रोल प्ले किया और फेमिनिज्म मूवमेंट को एक पुश दिया लिटरेचर के थ्रू, है ना। वुमेन्स का लिबरेशन मूवमेंट होता है जिसने फेमिनिस्ट कंसर्न्स को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल और कल्चरल डिबेट्स में ले आया। लिटरेचर को सिर्फ एक मीडियम नहीं बल्कि एक रेसिस्टेंस का टूल, रेसिस्टेंस मतलब किसी के विरोध काम करना है, उसे रोकना, है ना, उसका टूल था। जो रेडिकल आइडियाज़ जैसे जेंडर इक्वलिटी, रेडिकल आइडियाज़ वो होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्श होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे जेंडर रोल्स के बारे में बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस होना चाहिए था सोसाइटी में। तो लिटरेचर के थ्रू इन्होंने इस चीज़ को भी यूटिलाइज किया, है ना। और आइडेंटिटी को, जो भी आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट था कि फीमेल्स की आइडेंटिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड नहीं होनी चाहिए, अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट की जानी चाहिए। फीमेल को क्या करना है, मेल को क्या करना है लाइफ में, और वो कैसे रहना चाहते हैं, किस अटायर में रहना चाहते हैं, किस कल्चर में रहना चाहते हैं, किस तरीके की लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, वो सब उनके पास फ्रीडम होना चाहिए, उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए। उसी तरीके से उनकी जो आइडेंटिटी है वो फ्रेम होती है। आपकी आइडेंटिटी कैसे फ्रेम हुई कि आप एक मेल हैं, आपकी दाढ़ी है, आपकी मूछें हैं, आप हट्टे कट्टे हैं, आप जिम जाते हैं, या फिर आप अच्छे एजुकेटेड व्यक्ति हैं, आप कोई काम करते हैं, आप उस फैमिली से आते हैं, आपका सरनेम ये है, आप उस गांव से हैं। दीज आर योर पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, है ना। और ऐसे ही फीमेल्स के साथ भी होता है। तो फीमेल्स के साथ क्या आइडेंटिटी जुड़ी हुई है कि वो फीमेल है, औरत है, पराए घर जाना है, वहाँ पे उसे सेवा करनी है, यहाँ बाप की सेवा करेगी, वहाँ ससुर की सेवा करेगी, यहाँ भाई की सेवा कर रही है, वहाँ पे पति की सेवा करेगी। उनका इतना ही हो जाता है, किचन में वो काम करेगी, उसे खाना बनाना आना चाहिए, गाना गाना आना चाहिए, नाचना आना चाहिए, क्योंकि मनोरंजन का एक टूल बन जाती है। तो ये बहुत डीप है और बहुत हार्श है, ये रेडिकल चीज़ें हैं, इनके बारे में एड्रेस होना चाहिए। तो लिटरेचर का ऐसे यूज़ किया फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ने, ठीक है, ओके। 1960s का जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है वो कन्फ्रंटेशनल थी। ये डोमिनेंट मेल पर्सपेक्टिव को डायरेक्टली चैलेंज करती है और वुमेन्स के एक्सपीरियंस को हाईलाइट करती है कि वो कैसे स्ट्रगल कर रही हैं अपनी डेली लाइफ में, कैसे अपनी डेली लाइफ के अंदर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लाइफ जी रही हैं, उन्हें किस तरीके से हर जगह ऑपरेशन की का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो सेक्शुअल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो लाइफ स्टाइल में हो या फाइनेंशियल हो, है ना। तो फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मेन फोकस ये था कि लिटरेचर के थ्रू सोसाइटी में जेंडर रोल्स के जो सोशल कंडीशनिंग है उसे चैलेंज किया जाए। देखो, सोशल कंडीशनिंग क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को कंडीशन कैसे किया जाता है। आपने अपने घरों में देखा होगा कि अगर आपकी मदर है और सबने खाना खाया है, वो लास्ट में खाना खाएंगी, या उन्हें कोई डिजीज़ है और उन्हें कंडीशन किया हुआ है कि भाई पूजा जब करते हैं, व्रत जब रखते हैं, कुछ नहीं खाते, तो वो दवाइयाँ भी नहीं लेंगी, जबकि दवाइयाँ इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन दैट फास्ट। उस व्रत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दवाइयाँ। लेकिन नहीं, ये कंडीशनिंग है, उन्हें प्राउड फील होता है इन चीज़ों को करने में, जबकि ये सही नहीं है, गलत है। सबसे बाद में खाना खाना, पूरे दिन मेहनत करके अपने हिस्से का झूठा गुटा खाना, ये सब कंडीशनिंग है। उसमें प्राउड फील होता है, नहीं हम तो अपने पति की बात खाते हैं, अपने बच्चों की बात खाते हैं, उनका झूठा खा लेते हैं, भगवान हमें सब दे रहा है, ये दैट इज़ नॉट द वे। लेकिन हमने उन्हें ऐसी कंडीशनिंग कर दिया कि उन्हें इस चीज़ में प्राउड फील हो रहा है, गलत चीज़ों में उन्हें प्राउड फील हो रहा है। अगर उनकी बेटी अच्छी जगह बाहर पढ़ने जाना चाहती है तो उनकी माँ ही बोलेंगी नहीं, अच्छी लड़कियां घर में रह के पढ़ती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं। ड्रेसिंग सेंस इज डिफरेंट, सिविक सेंस इज डिफरेंट। आपके संस्कार और आपकी ड्रेस से जज नहीं किया जा सकता है। सेलिब्रिटीज़ भी संस्कारी होते हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस भी डिफरेंट होती है। कल्चर के हिसाब से, मॉडर्निटी के हिसाब से हमें उसे बैलेंस करना होता है। लेकिन जजमेंट कैसे होता है कि नहीं, अगर आपने कुर्ता धोती मतलब सूट सलवार या साड़ी नहीं पहनी है तो आप संस्कारी नहीं है। तो ये जितने भी सोशल कंस्ट्रक्ट हैं ये सब रेडिकल हैं, इनको चैलेंज किया फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ने, ठीक है। मैंने बहुत डीपली आपको समझा दिया है इस चीज़ को, और जो भी आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पर वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसे डीपली कैसे समझना है वो मैंने आपको बता दिया। आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाया करो उसके साथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और की कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये टोरेल मोई ने अपने राइटिंग्स के अंदर इसको बताया, ठीक है। अब इन्होंने 3 चीज़ें दी, फेमिनिस्ट, फीमेल और फेमिनिन, 3 टर्म दिए। फेमिनिस्ट क्या होता है? फेमिनिस्ट एक पॉलिटिकल स्टांस है, एक पॉलिटिकल स्टैंड है, एक पॉलिटिकल रोल है। जैसे आप कहोगे राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट एक पॉलिटिकल अथॉरिटी है, या फिर अध्यक्ष आप कहो, या राष्ट्रपति आप कह रहे हो, या किसी स्कूल का प्रिंसिपल आप कह रहे हो, वो क्या है? एक पॉलिटिकल स्टेज है, एक स्टेटस है, एक अथॉरिटी है ना। वैसे ही फेमिनिस्ट जो वर्ड है वो क्या है? पॉलिटिकली इंक्लाइंड है,
पॉलिटिक्स का मतलब हमेशा राजनीति नहीं होता है, पॉलिटिकली इंक्लाइंड का मतलब होता है जो चीज़ें सोसाइटी के बारे में, कंट्री के बारे में, लोगों के बारे में बात की जाती है। तो फेमिनिस्ट क्या है, वो उस तरीके का पॉलिटिकल सिनेरियो है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है। अब फीमेल क्या है, फीमेल है बायोलॉजिकल कैटेगरी, यानी कि मेल और फीमेल, यानी कि सेक्स से जुड़ा हुआ है। आपका जेनाइटल्स कैसे हैं, आपकी प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं, या आपकी बॉडी किस तरीके की है बायोलॉजिकली, नेचुरली, वो होता है फीमेल और मेल, यानी कि जेंडर क्या है आपका। अब बात करते हैं फेमिनिन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। फेमिनिन क्या है, कल्चरली कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टरिस्टिक है। इसे समझो ऐसे, मैंने आपको समझाया था कि लड़कियां शर्माती हैं, सॉफ्टली बोलती हैं, उनका लहजा होता है बोलने का। लड़का क्या है, गाली दे रहा है, उसका कोई लहजा नहीं है, वो गुस्से में बात करेगा, अग्रेसिव बात करेगा, शर्माएगा नहीं, बदतमीजी कर सकता है, थप्पड़ लगा सकता है। लड़की अपने पति पे हाथ नहीं उठाती है, अपने भाई पे हाथ नहीं उठाती, क्योंकि वो लड़की है। ये सब किसने कंस्ट्रक्ट किया, सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया, कल्चर ने कंस्ट्रक्ट किया, है ना। अच्छा आप देखो, लड़कियां क्या है कि जीन्स पहन पा रही हैं, अगर लड़का फ्रॉक पहनना चाहे तो वो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स किसके साथ इंक्लाइन कर दिए गए हैं, फीमेल के साथ। फीमेल के कौन से कैरेक्टर है, वो फेमिनिन। अब देखो और समझो, जो फेमिनिन कैरेक्टर होते हैं उसके अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारे से कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। वो है इमोशनल होना, अंडरस्टैंडेबल होना, सॉफ्ट होना, जिसे हम ममता कहते हो, वो अफेक्शन होना। ये सारी चीज़ें फीमेल्स में मिलती हैं, मेल्स में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। मेल्स क्या होते हैं, लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, वो चीज़ों को वैसे ही देखते हैं जैसे सामने दिख रही है। उन अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसे दुख से दूर करने के लिए उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है। दे ओनली कैन से ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन लड़की उसे इमोशनली उसके साथ रो देगी, उसके साथ गालियाँ दे देगी, उसके साथ उस चीज़ को शेयर कर पाएगी। ये होता है फेमिनिन और मैनिनिन, या आप कह सकते हो ना, जो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, यानी कि जो कल्चर ने कंस्ट्रक्ट करके दिया है। अब ये रिवर्स भी हो सकते हैं और उन्हें फिर हम बोलते हैं अलग टाइप की कैटेगरी, है ना, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उन्होंने फेमिनिन को फीमेल से ही मतलब रिलेट कर दिया। अब जो लड़का इमोशनल हो जाता है, जो लड़का रो जाता है, उसे सोसाइटी क्या बोलती है, तुम तो मर्द हो, काहे के मर्द हो, तुम रोते नहीं, रोते हो, मर्द तो कभी रोते नहीं, मर्द को डर नहीं होता। ये सब क्या है, कल्चर, सोसाइटी, आपके आसपास के लोग आपके साथ अटैच कर रहे हैं। आप भी इमोशनल हो सकते हो अगर आप बॉय हो, मेल हो, और अगर आप फीमेल हो तो आप भी स्ट्रांग हो सकते हो, आप भी फाइट कर सकते हो, आपकी भी आवाज़ में दम हो सकती है, हाईली पिच हो सकती है। टोरेल मोई ने यही चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि जो फेमिनिन जो टर्म है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। क्यों प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसने फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को सजेस्ट कर दिया है। ये सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस है, इस पर उसका प्रभाव है। सोसाइटी और कल्चर जो बोल रहा है हमने उस तरीके से मान लिया है इसे, है ना। अगर मैं कोई ड्रामा कर रहा हूँ, है ना, ड्रामा इन द सेंस कि मैं थिएटर कर रहा हूँ या नुक्कड़ नाटक कर रहा हूँ, तो उसको जो गांव की सोसाइटी है या जो पिछड़ी हुई सोसाइटी है, उसको कैसे माना जाता है, उसको ऐसे माना जाता है कि भाई ये आपका करने का काम नहीं है, आप आदमी हो, आदमियों की तरह रहो, गाना बजाना आपका काम थोड़ा ना है। भाई फीमेल वो काम कर रही होगी तो कितना अच्छा गाती है ना। आज के टाइम पे ये चीज़ें थोड़ा कम देखने को मिलती हैं, पर आज भी है। मैं एक कॉलेज के बारे में जानता हूँ जहाँ पर फीमेल्स के लिए रूल्स अलग हैं और मेल्स के लिए रूल्स अलग हैं। मेल्स कभी भी गेट से बाहर जा सकते हैं, कैंपस से बाहर जा सकते हैं। फीमेल्स के लिए एंट्री 2 बजे के बाद ही होगी, मतलब एग्जिट जो है वो 2 बजे के बाद ही होगा। अगर वो एक बार बाहर गए तो फिर वो वापस नहीं आ सकती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उन्हें फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी। तो ये जो एक कॉलेज, बहुत नामी कॉलेज जो नंबर 1 है अपने एरिया का, अपने फील्ड का, उस कॉलेज का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि दिस कैन प्रॉब्लमेटिक टू। तो उस कॉलेज के अंदर जहाँ पर हम लिटरेचर की क्लासेस भी ले रहे हैं, उन्हें पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, इस तरीके की सोच आज भी है। तो ये सारी चीज़ें, टोरेल मॉय ने ये कहा कि भाई ये प्रॉब्लमेटिक है, ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं और इनके बारे में बात होनी चाहिए। उन्होंने इन टर्म्स को डिस्टिंग्विश किया। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स जो आइडियोलॉजी और बायोलॉजी से सेपरेट बात करते हैं, है ना, वो आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, बायोलॉजी के बारे में बात नहीं। और जो फेमिनिटी है वो सोशली इम्पोज्ड है। इनका एक ऐसे है, द फेमिनिस्ट रीडर, है ना, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। उसके अंदर ये सारी बातें इन्होंने की हुई हैं और इसमें ऐसा कुछ मतलब खास नहीं है। वही बात है जो फेमिनिन है, उसमें सॉफ्टनेस, इमोशनैलिटी, नर्चरिंग नेचर है, उसके द्वारा इम्पोज किया जाता है। वही बातें बताई जाती हैं कि ये फेमिनिन ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लिटरेचर में भी ये देखा जाता है कि आइडियल जो वुमेन होती है वो कैसे पोर्ट्रे की जा रही है। किसी भी स्टोरी में, कोई स्टोरी है, कोई लिटरेचर मतलब किसी राइटर ने लिखा है, तो उसमें आइडियल वुमेन का कॉन्सेप्ट क्या होगा ये हमें देखने को मिलता है। और आइडियल वुमेन कैसी होती है, अक्सर वो या तो एक ओबीडियंट वाइफ होगी या फिर एक सेक्रीफाइसल मदर होगी, यानी कि जिसने अपने मतलब अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग दिया। अगर उसने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं त्यागा और अपने लिए उसने कुछ काम कर लिया तो फिर वो बुरी माँ बन जाती है। तो इस तरीके के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लिटरेचर की, ठीक है। अब ये जैसे लिटरेचर के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी वुमेन का, वो कैसे होता है। देखो लिटरेचर एक मेजर रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन में, ये जेंडर रोल्स और बिहेवियर्स को शेप करता है, ठीक है। और इसको जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी वुमेन का लिटरेचर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लिटरेचर एक मॉरल सेट करता है, रोल मॉडल,
जैसे आप सेलिब्रिटीज़ को देखते हो तो उनसे इंस्पायर होते हो, है ना? वो कैसे कपड़े पहन रहे हैं, आप वैसे कपड़े पहनते हो। वैसे ही लिटरेचर भी रोल मॉडल सेट करता है, क्योंकि आपने बचपन में कहानी सुनी थी श्रवण कुमार की, है ना? अपने माता-पिता अंधे हैं और वो ऐसे करके उन्हें ले जा रहा है कंधे पर। तो उससे क्या हो रहा है, एक रोल मॉडल सेट हो रहा है ना कि हम भी अपने माँ-बाप की ऐसी सेवा करेंगे, है ना? आप तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन आप उस टाइम पीरियड के हिसाब से अपने जो कंटेम्परेरी पीरियड है या जो आपका पर्टिकुलर टाइम है, तरीका है, उस तरीके से आप श्रवण कुमार बन सकते हो, है ना? तो श्रवण कुमार एक रोल है, रोल मॉडल है। कैसे रोल मॉडल है? आपने लिटरेचर से ही तो सुना है उसे, है ना? और ये रोल मॉडल सबके लिए सेट करता है, चाहे मैन हो या वुमेन हो। जैसे सीता, सीता जैसी पत्नी, सती जैसी पत्नी, है ना? तो ये रोल मॉडल्स हैं, इनसे ही हम सीख सकते हैं, है ना? ऐसा हम मानते हैं। तो लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को सेट करने में, ठीक है? अब कुछ कॉमन पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं 19th सेंचुरी फिक्शंस के अंदर, ठीक है? जैसे 19th सेंचुरी जो नॉवेल्स हैं ना, उसमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन में कुछ कॉमन थीम्स हैं। जैसे वुमेन रेयरली वर्क, मतलब कभी जब तक फाइनेंशियल क्राइसिस फोर्स ना करे वुमेन काम नहीं दिखाया जाता, मतलब उनका काम मतलब फाइनेंशियल काम, यानी कि जो वर्क लाइफ जो होती है वो उनकी नहीं दिखाई जाती है। और उनका अल्टीमेट गोल होता है, दूसरी चीज़ जो मेजरली हम देखते हैं वो है मैरिज। उनको शादी करके जाना है और किसी अमीर लड़के के साथ सेटल हो जाना है। तो फीमेल प्रोटैगनिस्ट जो होती है उनका सेंट्रल लाइफ पर्पस क्या हो जाता है? शादी। इसके बाद है वुमेन की जो हैप्पीनेस है वो मैरिज है, मतलब उसे खुशी कहाँ मिलती है? शादी में। एक औरत की लाइफ की सक्सेस या हैप्पीनेस सिर्फ इस बात पे रिलाई करेगी कि वो एक अच्छी शादी से जुड़ी हुई है, यानी उसकी शादी में अच्छापन है या नहीं है। और अगर देखो तो इसके अंदर ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स को भी रीइंफोर्स करने में क्लासिक नॉवेल्स का बड़ा रोल होता है। लिटरेचर में वुमेन को मोस्टली डिपेंडेंट, पैसिव या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दिखाया जाता है। डिपेंडेंट यानी कि मर्दों पर फाइनेंशियली और इमोशनली डिपेंडेंट, पैसिव यानी कि इंडिपेंडेंट थॉट या एक्शन कम दिखाया जाता है, सिर्फ वो अपने मेल पार्टनर के हिसाब से ही चल रही होती हैं। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग यानी कि अपनी जो डिज़ायर्स हैं, जो फैमिली और सोसाइटी के लिए सेक्रीफाइस करना उनके लिए उन्हें नॉर्मल माना जाता है। और इवन प्रोग्रेसिव नॉवेल्स में भी हम फीमेल एम्पावरमेंट को एक एक्सेप्शन देखते हैं, मतलब नॉर्म नहीं देखते उसे। उसे हम देखते हैं कि भाई तुक्के से हो गया या एक रेयर केस है। यानी कि प्रोग्रेसिव नॉवेल्स जो हैं उसमें फीमेल के एम्पावरमेंट के बारे में बात अच्छी तरह से नहीं हुई है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का मेन फोकस ये होता है एग्जामिन करना क्या, कि कैसे ये नैरेटिव्स कल्चरल एक्सपेक्टेशंस को कैसे शेप कर रहे हैं या जेंडर स्टेरियोटाइप्स को कैसे रीइंफोर्स कर रहे हैं, उन्हें कैसे चैलेंज कर रहे हैं। जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस का आप एग्जांपल लो, जो एलिजाबेथ बेनेट है, उनका फ्यूचर जो है वो मैरिज के अराउंड ही घूमता है पूरा। और इसमें एलिजाबेथ इंडिपेंडेंट है या नहीं है, उनकी सक्सेस जो है वो सोसाइटी के मैरिज नॉर्म से लिंक्ड है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो लिटरेचर सिर्फ ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि शादी या नॉर्म्स कैसे हैं, वो ये भी करता है कि जो जेंडर नॉर्म्स जो है ना वो सोसाइटी शेप कर रही है। और इसलिए ही फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म लिटरेचर एक क्रिटिकल लेंस से देखने की ज़रूरत पे फोकस करता है, ठीक है? अब इसके बाद हम बात करेंगे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द 1970s। 1970s का जो ऑब्जेक्टिव था ना मेनली, वो ये था कि जो लिटरेचर है उसमें पेट्रियार्की के जो मैकेनिज्म है, पेट्रियार्की का मैकेनिज्म उसे एक्सपोज किया जाए। उनका फोकस एरिया ये था कि जो इस वक्त के जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स थे ना, मेल राइटर्स के काम को एग्जामिन करते थे और दिखाते थे कि फीमेल कैरेक्टर्स का पोर्ट्रेल कैसे होता है। ये कॉम्बेटिव और मतलब पॉलेमिकल था, मतलब डायरेक्टली मेल डोमिनेटेड लिटरेरी जो नैरेटिव्स होते थे ना उनको चैलेंज करता था, उनको क्रिटिसाइज करता था। इनका मेन जो फोकस था, मतलब जो कोर आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि लिटरेचर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता है, बल्कि ये जेंडर रोल्स और सोसाइटल नॉर्म्स को भी शेप करता है। और लिटरेचर पेट्रियार्कल नॉर्म्स को रीइंफोर्स करेगा तो सोसाइटी भी उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, है ना? तो जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म थे उनका सवाल ये था कि 1970s के जो लिटरेचर के अंदर जो पावर स्ट्रक्चर्स थे उनके अंदर कुछ क्वेश्चंस थे कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, क्या वुमेन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाई गई है या नहीं, या फिर मैन की डिजायर्स और नीड के कॉन्टेक्स्ट में ही है ना? या फिर नैरेटिव का कंट्रोल किसके हाथ में है, कौन उसमें प्रोटैगनिस्ट है, कौन सारे फैसले ले रहा है, या राइटर ने उसे किस तरीके से दिखाया, क्या कहानी मेल पर्सपेक्टिव से लिखी गई है जो वुमेन के एक्सपीरियंसेस को इग्नोर ही कर रही है, या फिर क्या लिटरेरी कैनन जो है फीमेल वॉइसेस को इग्नोर कर रहा है। लिटरेचर में सिर्फ मेल ऑथर का ही डोमिनेशन हमें देखने को मिल रहा है ना? वुमेन राइटर्स जो है उनका भी तो इक्वल इंपॉर्टेंस दिखाया जाना चाहिए ना? तो फेमिनिस्ट री एग्जामिनेशन कैसे करते हैं इसका, मेल ऑथर जो टेक्स्ट होते हैं ना उनको दोबारा पढ़ना और एनालाइज करते हैं, और एक नया ट्रेंड आता है जिसे देखा जा सकता है जिसमें जेंडर बायसनेस है या नहीं, इसके बारे में वो चेक करते हैं। अब लिटरेचर में जो वुमेन होती है ना उनका स्टेरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे विक्टोरियन नॉवेल्स होते हैं उसमें फीमेल कैरेक्टर्स का एक कॉमन पैटर्न है कि वो पैसिव और हेल्पलेस है ना? वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं ले पाती हैं, मेल्स पर डिपेंडेंट है, वो डोमेस्टिकली बाउंड है, अपने घर में किचन में अपनी माया बेटी होने तक लिमिटेड रह जाती हैं, कोई इंडिपेंडेंट एम्बिशन नहीं है। मेल डिपेंडेंट है, उनकी हैप्पीनेस, उनकी सर्वाइवल। ये विक्टोरियन नॉवेल्स की बात हो रही है, विक्टोरियन पीरियड की। जैसे आप शार्लोट ब्रॉन्टे का आप जेन आया देखोगे तो उसके अंदर इसी चीज़ के बारे में बात की गई। एक प्रोग्रेसिव टेक्स्ट माना जाता है, लेकिन सारा जो रोमांटिक रेजोल्यूशन है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो मिस्टर रॉचेस्टर से उनके साथ सेटल हो पाती है या नहीं जेन, है ना? तो क्या ये ज़रूरी है कि फीमेल प्रोटैगनिस्ट का अल्टीमेट गोल मैरिज हो? क्या लिटरेचर ने मतलब वुमेन के लिए और कोई फिगर इमेजिन ही नहीं किया और कोई फ्यूचर इमेजिन ही नहीं किया? ये देखने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है, ठीक है? 1980s के अंदर एक नई अप्रोच जो आती है वो यही है कि जो मोर थ्योरेटिकली डाइवर्स जो अप्रोचेस थी, जो कॉन्सेप्ट्स थे, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है?
अब जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म थे वो एक नए दौर में आ जाते हैं, यहाँ पे एक बदलाव आता है। क्या आता है? 1980s में ना जो फेमिनिस्ट वो 1980s तक पैट्रियार्कल लिटरेचर को क्रिटिक कर रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे, उसके अगेंस्ट बात कर रहे थे। लेकिन इस दौर में क्या हुआ, जब 1980s के बाद बात आती है, तब क्या हुआ, फेमिनिस्ट थ्योरी और ज़्यादा डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स हो गई। मेल डोमिनेटेड टेक्स्ट जो थे उनको और एनालाइज करने के साथ साथ अब जो लॉस्ट फीमेल वॉइसेस थी, यानी कि जो लिटरेचर लॉस्ट हो चुकी थी, जो फीमेल्स ने लिखी थी, उसे दोबारा रीडिस्कवर किया। जैसे कोई ध्यान नहीं दिया गया था, जैसे कोई मतलब रिकॉग्निशन नहीं मिला था, उसको दोबारा ढूंढा गया और उसे रीडिस्कवर किया गया और उसे दोबारा से सेट किया गया। अब इसमें ट्रेंड ये था कि ज़्यादा थ्योरेटिकल डाइवर्सिटी आई, यानी कि मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, लिंग्विस्टिक्स और साइको एनालिसिस जैसे नए पर्सपेक्टिव्स फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में इंटीग्रेट होने लगे, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, फोकस ऑन फीमेल एक्सपीरियंसेस। लिटरेचर में सिर्फ मेल राइटर्स की बायस को एक्सपोज करना काफ़ी नहीं था। अब जो वुमेन राइटर्स थे ना, उन्होंने उनके जो लिटरेरी ट्रेडिशन लॉस्ट हो चुके थे उन्हें वापस लेकर आए और उन्होंने एक नया कैनन बनाया, दैट वाज लिटरेरी कैनन फॉर फीमेल्स, है ना। और इसी वजह से फेमिनिस्ट क्रिटिक्स का एक नई हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर को लिखना स्टार्ट किया, जिसमें फीमेल राइटर्स को भी उतना ही प्रभाव मिला, उतना ही फोकस मिला। 1980s के अंदर ये शिफ्ट आया फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। अब तक वो बात कर रहे थे पैट्रियार्की के बारे में, उनको अगेंस्ट करना, ये हुआ, मतलब अब तक वो रो रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे ज़्यादा। अब उन्होंने क्या किया, एक्शन लेना स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी लिटरेचर पर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने अपनी लिटरेरी हिस्ट्री दोबारा लिखना शुरू कर दिया। जो फॉरगॉटन लोग थे उनके बारे में दोबारा बात करना शुरू कर दिया कि इनकी राइटिंग्स जो पहले थी वो हम दोबारा रिडिस्कवर करेंगे, उनके जॉनरास के बारे में बात करेंगे और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव, जैसे मार्क्सिज्म हो गया, स्ट्रक्चरलिज्म, साइको एनालिसिस। तो मार्क्सिज्म में इकोनॉमिक ऑपरेशन कैसे वुमेन का होता है उसके बारे में बात की गई। स्ट्रक्चरलिज्म में उनकी लैंग्वेज कैसी थी और लैंग्वेज के साथ साथ उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता था उसके बारे में बात करते थे। फिर साइको एनालिसिस, जिसमें फ्रॉइड की और लाका की थ्योरी आती है, वो फॉर्मेशन और रिप्रेशन, किस तरीके से उन्हें दबाया गया, उनके साइको जो माइंड है यानी कि साइकोलॉजी है उस पर किस तरीके का प्रभाव पड़ा, इस सब के बारे में उन्होंने बात की। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है लेक्चर ऑलरेडी और अभी भी आई थिंक इसके लिए 2 से 3 लेक्चर लेना ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, नहीं आई तो नीचे लिख दो। और आपको क्या लगता है, आपके पर्सपेक्टिव इससे चेंज होते हैं या नहीं, या फिर मुझे और डीप जाने की ज़रूरत है या फिर थोड़ा सा कम डीप जाने की ज़रूरत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मज़े से पढ़ो,